ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने तहसीलों से फसलों की बोआई के बारे में जानकारी मांगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 6 सितंबर से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। प्रदेश में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में पढ़ई तुंहर दुआर का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा और मौसम विभाग ने प्रदेश में 6 सितंबर के बाद व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22 35091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अल्प वर्षा और खंड वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तहसीलों से क्षेत्रफल के मुताबिक फसलों की बोआई के बारे में 31 अगस्त तक की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके तहत मैनुअल 2016 के संकेतकों, वर्षा रिमोट सेंसिंग, फसल बोनी, भूमि की नमी और हाइड्रोलॉजिकल के आधार पर सूखा घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 6 सितंबर से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यह नियम पक्षकारों और अधिवक्ताओं पर भी लागू होगा। अदालत में वही अधिवक्ता प्रवेश कर सकेंगे जो पहले से सूचीबद्ध हैं और दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं। पक्षकार के अधिवक्ता चाहेंगे तो मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना के उद्घाटन समारोह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की औपचारिक घोषणा की। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी फर्म मेसर्स एडविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम वी एक्सपो इंडिया द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट भी लॉन्च किया। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,47,84,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.16% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 385 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आदिवासी बहुल तहसीलों के लिए 221 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उपकरण एक निजी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इससे 85 आदिवासी विकासखंडों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इन उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में पढ़ई तुंहर दुआर का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण की वजह से हुए पढ़ाई के नुकसान को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत बच्चों में प्राथमिक स्तर पर पठन, लेखन कौशल और मूलभूत गणितीय कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। वहीं मिडिल स्कूल स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में पठन कौशल, सृजनात्मक लेखन कौशल, गणित विषय में दक्षता बढ़ाना, विज्ञान में प्रयोगों का प्रदर्शन और सामाजिक अध्ययन में विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएंगे। साथ ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में पढ़ने में रुचि और गति के साथ समझ विकसित करना, लेखन कौशल विकास, विज्ञान के प्रयोगों और गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित की जाएगी। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संचालित होगा।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 6 सितंबर के बाद व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा तटीय आंध्रप्रदेश और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हिन्दी बुलेटिन सुनने वालों के लिए आज का प्रश्न है कि वर्ष 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर सशस्त्र क्रांति से संबंधित मामले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। वर्ष 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर सशस्त्र क्रांति से संबंधित मामले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था। आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल आईडी raipurSawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 942-420-8182 पर SMS के जरिए भेजे जा सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए युवाओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। सुश्री उइके आज एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन बनाने की बात कही, जिससे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने सभी वर्गों को समावेशी शिक्षा देने और जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रथम स्थान मिला है। वर्ष 2020-21 में जिले को विभिन्न योजनाओं के तहत 4,323 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध जिले में 5,200 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। इस योजना के तहत जिले में 19,800 से अधिक हितग्राहियों की सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है। साथ ही कुल 7 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी पोर्टल के जरिए किया जा चुका है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश में कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाने के उद्देश्य से इन दिनों जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने राजनांदगांव जिले के पानाबरस मोहला से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और समुदाय आधारित सुपोषण प्रबंध कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आहार वितरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत कुपोषित बच्चों और महिलाओं का चिन्हांकन कर उन्हें दवाइयां और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रदेश में शहरों से लेकर दूरस्थ अंचलों तक पोषण रथ पहुंच रहा है। इसमें गंभीर कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं को सुपोषण किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जिलों में कुपोषण मुक्ति के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकों द्वारा पोषण रैली भी निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए 11 पत्रकारों के परिजनों को आज पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि के चेक वितरित किए। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के इतिहास में कोरोना काल की पत्रकारिता आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करेगी। उन्होंने प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात भी कही। कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष के तहत 53 मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को 1,15,00,000 रूपये की राशि जारी की गई। इनमें कोरोना से दिवंगत हुए 18 पत्रकार शामिल हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने आज सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी सहित जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत न्यायालयों में लंबित भूमि अधिग्रहण, राजस्व, आपदा मुआवजा और श्रम तथा बिजली विवाद से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा से किया जाएगा। धमतरी जिले में 13 से 16 सितंबर तक राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा में प्रदेश के 5 जोन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर के करीब 850 खिलाड़ी और 200 से अधिक पीटीआई शामिल होंगे। और राजधानी रायपुर के शारदा चौक के पास आज सुबह कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने तहसीलों से फसलों की बुआई के बारे में जानकारी मांगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 6 सितंबर से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। प्रदेश में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में पढ़ई तुंहर द्वार का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 6 सितंबर के बाद व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।